हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसी चली आपकी प्रिपरेशन? मैं एक बार फिर से आपका जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी एक सीरीज चली हुई है और इस सीरीज में हम बात करते हैं हिमाचल में आने वाले सभी एग्जाम्स में जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है। हालांकि आजकल मैथ्स बहुत कम पूछा जा रहा है। हाल ही में जेबीटी का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आना है तो उस तरीके से हमें तैयार तो रहना ही पड़ेगा। ये वीडियो नंबर 15 है। इससे पहले हम 14 वीडियोस देख चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपके प्रिपरेशन में, आपके रिवीजन में ये हेल्प कर रही होगी। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जब आप क्वेश्चन देखते हो तो पहले उनको खुद करके देखेंगे, नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो नंबर 15। और वीडियो में आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहला ये है मेंसुरेशन से। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है। एक रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब है, जैसे मैंने एक आयत बनाई, ये रेक्टेंगुलर हॉल है, तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है। जैसे इसकी चौड़ाई को, इसकी ब्रेथ को मैं x लेता हूं, तो इसकी जो लंबाई होगी वो इससे 5 ज्यादा होगी, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो x+5 होगी। इसने कहा कि हॉल का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो 750 है। तो आप कहेंगे इसका एरिया, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ करके इसका एरिया निकाला जा सकता है। लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो हम कर देते हैं। लेंथ कितनी है? x+5, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किसकी? ब्रेथ की। तो ऐसे लिख देंगे और इसका एरिया आना चाहिए कितना? 750। तो अब आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, x में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती होगी, लेकिन इतनी कैलकुलेशन ना करके हम क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको पता है कि 750 जो है 25 में अगर मैं 30 की गुणा करूंगा, क्योंकि 25 गुणा 3 75 होता है, एक जीरो बाद में लगी है, तो 25 गुणा 30 भी हमारा 750 आएगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि इस वाली वैल्यू को मैं कितना लिख दूं? 25। और जब अंदर लिखूंगा 25 में 5 जुड़ करके अंदर अपने आप 30 बन जाएगा, और 25 में 30 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आ जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ये जो चौड़ाई है इससे ज्यादा है लंबाई 5 सेंटीमीटर, और इनकी मल्टीप्लाई होकर के 750 आया है। क्वेश्चन में पूछा है कि हॉल की लंबाई बताइए, तो हॉल की लंबाई होगी 30 मीटर, क्योंकि ये 25 है और ये 5 ज्यादा है तो 30 होगी। लंबाई थोड़ी ज्यादा है तो हम 25 से 30 लेंगे। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी, आपका दोस्त या आपका कोई भी रिलेटिव, भाई प्यारा कोई भी है, अगर वो बैंक की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो बैचेज शुरू हो चुके हैं, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। दिए गए आपको नंबर है 9816064475 पे कॉल करके अपने डेमो क्लासेस बुक कर सकते हैं। डेमो लगाइए पहले, आराम से क्वालिटी को देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो बैचेज शुरू हो गए हैं। आप किसी को इन्फॉर्म करना होगा तो आप कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ अ ट्रेंगल विद बेस 8 सेंटीमीटर हैज द सेम एरिया। यदि एक त्रिभुज है हमारे पास, उसका जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है, और उसका जो एरिया है वो इक्वल है किसके? एक वृत्त के, एक सर्कल के, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है और इसका जो एरिया है वो बराबर है एक सर्कल के। और क्या दिया है? इसने कहा कि इस सर्कल का जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें पता करनी है। क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और इस सर्कल का रेडियस भी दिया है। इसका रेडियस कितना दिया है? 8। तो भाई हमें दोनों का क्षेत्रफल का एरिया आना चाहिए। दोनों के क्षेत्रफल का एरिया निकालूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट की जगह पे मैंने h ही लिख लिया है, और ये इक्वल होगा सर्कल के एरिया के। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस 8 है, और स्क्वायर करने का मतलब है कि मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। यहां पे जब थोड़ा सॉल्व करेंगे 8 से 8 कट जाएगा, इस 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां पर h बराबर किसके आएगा? h बराबर आएगा 2 में 8 की गुणा करेंगे 16, और ये पाई को मैंने पाई ही रखा है। मैंने क्यों रखा है पाई को? क्योंकि ऑप्शन में पाई दिख रहा है, सारे ऑप्शन में पाई है। तो जो हाइट होगी इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी उसकी वैल्यू होगी 16 पाई, और यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
आसान क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए था। फॉर्मूला अगर याद होगा तभी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसने कहा कि साइन थीटा जो है वो इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है 5/13 के। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, साइन थीटा की वैल्यू होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा अगर 5/13 है, इसका मतलब ये 5 है और ये 13 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ये वैल्यू निकालेंगे 12। आपको ट्रिपलेट याद भी होनी चाहिए, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 5, 12 और 13, ये एक ट्रिपलेट होता है। चलिए, अब इसने हमसे पूछा कि भाई हमने त्रिभुज तो बना लिया है, इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो मैंने कहा बताइए किसकी वैल्यू बतानी है। तो इसने कहा वर्गमूल लगा लीजिए पहले और कॉट थीटा लिखना है अंदर। तो कॉट थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन आधार, तो टेन थीटा होता है, इसका उल्टा होगा, यानी कि आधार के बटे में परपेंडिकुलर, तो ये होगा 12/5 प्लस, फिर कहा इसने टेन थीटा, टेन थीटा होगा 5/12, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/12। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो लगेगी ही लगेगी भाई, 12 में 12 की गुणा करूंगा 144 आएगा, फिर प्लस लगेगा, 5 में 5 की गुणा करूंगा 25, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12 गुणा 5 60 हो जाएगा। तो 144 में 25 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा ऊपर 169 और नीचे हो जाएगा 60। अब आपको ये पता है जब वर्गमूल लगता है तो ऊपर वाले वर्गमूल भी लगेगा, नीचे वाले पे भी लगेगा, दोनों पे लगता है ये। तो 169 का वर्गमूल तो हमें पता है ये 13 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हमें 60 को ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। √60 को कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है 60 को कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 गुणा 3 60 लिख सकते हैं इसको। तो वर्गमूल जिसके पेयर बन जाता है ना, अंदर जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि बाहर कितना आ जाएगा 2, और अंदर कितना बच गया 5 गुणा 3 15 बच गया, यानी कि इसकी जगह पे मैं √15 लिख सकता हूं। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 2 डिवाइड में 2√15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये याद होना चाहिए। देखो वैसे बता रहा हूं, साइन थीटा का मतलब होता है इसके बटे में ये, ठीक है, कॉस थीटा होता है इसके बटे में ये, और टेन थीटा होता है ये वाला, ये कौन सा होता है टेन थीटा। अब इनके उल्टे भी याद होने चाहिए, साइन थीटा का उल्टा ये है तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5, ये है कोस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा 13/12। ठीक है, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। इसने कहा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। तो आपने देखा अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में खास बात ये होती है, समकोण त्रिभुज में खास बात क्या होती है भाई, कि इसमें एक कोण जो है वो अपने आप ही कितने का होता है, वो अपने आप ही एक 90 डिग्री का तो होता ही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाले जो दो एंगल बच गए, इन दोनों का सम ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों डिग्री का, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एक हमारा 90 हो गया तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। ठीक है, तो इसने कहा कि यदि एक समकोण त्रिभुज के दो छोटे कोण, ये छोटा है कोण, ये भी छोटे है, ठीक है, ये दोनों छोटे कोण का माप का अंतर बोला है 8 डिग्री है। अंतर का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों कोणों को देखूं तो भाई इनका सम तो 90 तो होगा ही होगा, यानी कि a प्लस बी नाम ले लेता हूं, ये ए कोण है और ये बी कोण है, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 तो होगा ही होगा। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, इनका डिफरेंस 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमें यहां से पता चला है, और ये डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। तो इसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि छोटे वाला कोण बताइए। छोटे वाले का मतलब हम जब दो इक्वेशन सोल्व करते हैं जिनका सम भी दिया हो उन्हीं का डिफरेंस भी दिया हो, तो छोटे वाली वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, छोटे वाली वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर छोटे वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो b है वो छोटे वाली वैल्यू है, इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो छोटे वाली वैल्यू आती है। अगर बड़े वाली वैल्यू क्या होता तो दोनों को जोड़ के आधा करते, 90 में से 8 घटाऊंगा 82, 82 का आधा करूंगा तो छोटे वाला जो एंगल आएगा वो आएगा 41 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि दो एंगल जो बचे हैं उनका। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर हिमाचल के जो एग्जाम्स फिलहाल जो चला हुआ है ट्रेंड, आजकल ट्रेंड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज में जो ऐसी डिस्टेंस है जो साइड से, जो भुजाओं से बराबर दूरी पे होता है, तो ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे समझ सकते हैं आप आसानी से। ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ऐसे त्रिभुज बनाया मैंने एक ऐसे, तो इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में एक सर्कल बनाता हूं, यहां पर ध्यान से देखेंगे,
सॉरी, अभी मैं पेन से बना देता हूँ। इसने कहा कि एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, मैंने इसका नाम रख लिया। तो इसने कहा कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जो इनकी भुजाओं से बराबर दूरी पे होगा, यानी कि यहां से भी बराबर दूरी पे होगा, यहां से भी, और यहां से भी बराबर दूरी पे होगा। ये वाला पॉइंट इसको क्या बोला जाता है? तो भाई जो पॉइंट यहाँ पे दोनों बराबर दूरी से होते हैं तीनों से, इसके थ्रू आप एक सर्कल खींच सकते हो ऐसे। इनके थ्रू क्या खींच सकते हो? एक सर्कल खींच सकते हो। तो ये इस सर्कल का, एक सर्कल का त्रिज्या बन के आता है ये, और इसको बोला जाता है क्या? इन रेडियस, इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस। और ये जो सेंटर बनता है, इस सेंटर को पूछना चाह रहे हैं वो पूछना चाह रहा है कि जो सेंटर है, ये पॉइंट है, इसका क्या नाम होता है? अगर इन रेडियस है, इन सर्कल है, सर्कल अगर इन साइड है तो उसको बोला जाता है इन सेंटर, इसको बोला जाता है इन सेंटर। तो क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, जो कि हमारा होगा क्या? वो होता है वर्टेक्स से बराबर दूरी होनी चाहिए। वर्टेक्स का कैसे मतलब है? जैसे त्रिभुज बनाया मैंने, ये त्रिभुज बनाया, सॉरी, जैसे त्रिभुज बनाया ये सेंटर से, ये वाला मैंने बनाया। तो अगर यहां से वर्टेक्स से, मतलब यहां से भी बराबर दूरी, यहां से भी बराबर दूरी, और यहां से भी बराबर दूरी अगर होती है, ये किसी एक पॉइंट में मिलते हैं, ये सही से बना नहीं है, ऐसे ऐसे बनता है, तो ये बोलते हैं सरकम रेडियस, और इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल बना है, ये बाहर की तरफ बना है। इन रेडियस होता है अंदर की तरफ। ये आपको सारी चीजें पता ही होगी, जिसको अभी केंद्र भी बोलते हैं शायद हिंदी में ना, इन रेडियस, और एक होता है सरकम रेडियस। ठीक है, जो अंदर बनता है इसको इन सेंटर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ बनता है इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। सरकम रेडियस इसका होता है अंदर वाले का सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं, इसने कहा कि हमें चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इन चारों में से यहां पर चार आएगा, दिस इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इन चारों में से कौन सी वो संख्या होगी जिस संख्या को मैं 5 से भाग करूं, 10 से भाग करूं, 12 से भाग करूं, या 15 से भाग करूं, दो शेषफल आना चाहिए हर एक बार। हर एक बार मतलब 5 से भाग किया, दो शेषफल, 10 से भाग किया, दो शेषफल, 12 से किया, दो शेषफल, लेकिन वो 7 से भाग हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। कोई शेषफल नहीं बचने का मतलब होता है कि वो उससे पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए। इसके मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर पूछा गया था। तो आप यहां पे देखेंगे दो तरीके इसको करने के। एक प्रॉपर मेथड है जिसको हम करेंगे 5, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे, उसमें दो जोड़ेंगे तो 62 आएगा, फिर कितना आएगा, ऐसे करते करते वैल्यू बढ़ा बढ़ा करके देखते हैं। लेकिन मैं कहूं कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप देखो ना, यहां पर 10 नंबर से कोई भी संख्या को अगर मैं 10 से भाग करके दो शेष पर लेके आता हूं, तो भाई साफ साफ पता चलता है कि उसके लास्ट में दो होगा ही होगा। किसी भी संख्या को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं और दो शेषफल आया है, तो उसका लास्ट का डिजिट दो ही होगा। हमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर का लास्ट का दो डिजिट दिख रहा है, लास्ट का डिजिट जो है वो दो दिख रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि जब मैं 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो दो शेषफल नहीं आएगा, इसको करूंगा तो 9 आएगा, इसको करूंगा तो 5 आएगा, इसको करूंगा तो 1 आएगा, इसको करूंगा 2 आएगा, खत्म। हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारी वैल्यू है 8 माइनस 2 रूट 15, ये किसके बराबर है? चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान देखें, ये क्वेश्चन जो है रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर का क्या मतलब होता है? जैसे मैं रूट लगा करके आपसे पूछता हूं कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 4 होती है। 4 क्यों होती है? क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। मैं कहूंगा फिर क्या करें इसका, तो आप कहेंगे इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख लो कितना, 4 का स्क्वायर लिख लो। 16 को कितना लिख लिया, 4 का स्क्वायर। तो इस वाले स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है ये मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूं। दो तरीके होते हैं इसको हटाने के, या तो आप स्क्वायर कर दो या फिर पावर 1/2 लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं भाई 81 लिख दिया मैंने, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। कैसे? इसको मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 81 को, और ये से हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसने भी फिर ऐसे पूछा, इसने क्वेश्चन में अब की बार वैल्यू थोड़ी सी खतरनाक दे दी है, लेकिन तरीका तो वही है। इसने अगर ये कह दिया कि वर्गमूल के अंदर लिखा है 8 माइनस 2 रूट 15, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे इसको मैं कुछ ऐसे बना दूं स्क्वायर रूट के अंदर, और यहां पर कुछ वैल्यू किसी का स्क्वायर बना देता हूं उसको, तो आप कहेंगे ऐसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर ध्यान से देखेंगे ये किसी का स्क्वायर बन सकता है। कैसे बनेंगे वो सीखेंगे आज। मुझे इसको किसी का स्क्वायर बनाना है, और फिर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये जो लिखा होगा इसके अंदर,
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसको पता कैसे चलेगा कि भाई ये किसका स्क्वायर है? तो मैं कहूंगा इसको इस तरीके से ब्रेक करना है आपको। ये वाला स्क्वायर रूट मैंने लगा लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, अगर जो वैल्यू बाहर लिखी है, बाहर कितना लिखा है 8, यहां पे 2 ही होना चाहिए, और जो अंदर वैल्यू लिखी है 15, ये 2 वैल्यू आपको बताएगी कि यहां पर कितना आएगा, ठीक है। 2 यहां पर होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे 2 लिखा है, नहीं होगा तो अगली कभी किसी बाद में क्लास में बताऊंगा कि आप अंदर भी रख सकते हैं, इसमें से 2 बाहर निकाल भी सकते हैं, 2 बाहर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहां पे 8 दिखना चाहिए आपको फिलहाल, और यहां पर 15। तो ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ के 8 आता हो और जिनकी मल्टीप्लाई 15 आता हो, ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ के 8 आता हो और जिनकी मल्टीप्लाई 15 आता हो, तो आप कहेंगे 3 और 5 होता है, या फिर 5 और 3 होता है। 5 और 3 मतलब जब इनको जोड़ूंगा तो 8 आएगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा। तो फिर आगे क्या करना है? तो बस हो गया आंसर। इसको हम लिखेंगे 5 की जगह हम लिखेंगे √5, √5। बीच में यहां पर मल्टीप्लाई माइनस है तो माइनस लिखूंगा, और इसको लिखूंगा √3, और ये इसका स्क्वायर आएगा। ये इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। आप कहेंगे ये कैसे पता चला? देखो एक बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको भी चल जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि √5 माइनस √3, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आप कहेंगे इसमें स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो जब a स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, ये हो गया a, प्लस b का स्क्वायर करूंगा तो 3 आएगा, माइनस 2a और b, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b की मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 जुड़ के 8 आ गया, ये हो गया माइनस, और ये 2, √5 इंटू √3 √15 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होती ही होती है, चाहे वो जो मर्जी लिखा हो। तो आप कहेंगे इससे ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा √5 माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। √5 माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि अगर किसी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य होता है जो सामान पे कीमत लिखा होता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई है। यानी कि एक तो हमें कह दिया कि भाई जो आपको सामान लेना है, या तो आप 30% का डिस्काउंट ले लो, या 20% और 10% की 2 लगातार डिस्काउंट ले लो। आपकी मर्जी है, आप बताओ क्या करना चाहोगे? या तो 30% का डिस्काउंट, या फिर 20% प्लस 10% का डिस्काउंट ले लो। आप बताओ कौन सा डिस्काउंट लोगे? तो आपको लगेगा देखने से बराबरी तो है। कैसे बराबर है? इधर भी 30% का डिस्काउंट है और इधर भी 10% और 20% के डिस्काउंट है। लेकिन क्वेश्चन को समझोगे, फिर से मैं एक बार लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे। इसने कहा कि अगर किसी अंकित मूल्य पर, किसी सामान का जो अंकित मूल्य है उस पर 30% की छूट और 20% व 10% की 2 लगातार छूटों के बिक्री मूल्यों का अंतर 72 है। इसका मतलब है कि एक वस्तु है, उसका जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट या 20% और 10% का डिस्काउंट, इनका अंतर 72 है। तो आप कहेंगे इनका अंतर कैसे आ सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये 30% का डिस्काउंट है तो ये तो 30 ही रहेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जब 20% और 10% का डिस्काउंट होगा तो ये 30% नहीं होता है। 20% प्लस 10% डिस्काउंट 30% नहीं होता है। तो आप कहेंगे कितना होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB/100। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आप यहां से पाएंगे कि 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 200, और 200 के बटे में 100, तो ये 30 आएगा और ये 2 जुड़ जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे सब कुछ हटा के लिख रहा हूं कि यहाँ पर जो डिस्काउंट हो रहा है वो 32% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो आप कहेंगे ये तो ज्यादा हो गया। बिल्कुल हो गया। यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला है? 30% का। इधर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 32% का। तो इनके बीच में कितना अंतर है? तो कहेंगे इनके बीच में 2% का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इनके बीच में 72 का अंतर होना चाहिए। तो 2% बराबर है 72 के, तो 1% बराबर होगा 72 डिवाइड में 2, यानी के 36 के।
जब 1% की वैल्यू आपको 36 मिल गई है तो उसका जो मूल्य होगा, उसकी जो कीमत होगी वो 100% होगी। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36 में 100 की मल्टीप्लाई। 1% 36, तो 100% 36 100 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसमें पूछा गया था कि उनका अंकित मूल्य बताइए, उनका जो मार्क प्राइस है वो बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3600 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस जो होगा वो अपने आप में कितना होगा? वो 3600 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है, बी उसे 18 दिनों में कर देता है। वे 2 दिनों तक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ के चला जाता है। तो बाकी बचेगा काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी को कितना टाइम लगेगा, बस ये बताना है। तो कर लेते हैं। एक एक काम करता है तो ए को लगते हैं कितने दिन? 12 डेज लगते हैं। 12 दिन में कर देता है, एक काम खत्म। बी जब काम करता है तो बी को लगते हैं कितने दिन? 18 डेज लगते हैं। यहाँ पर बी को कितने लगते हैं? 18 डेज। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि टोटल वर्क होता है। तो हमने देखा यहाँ पर जो एलसीएम आया 36 आया। इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। इसकी एफिशिएंसी 3 आई है, इसकी एफिशिएंसी 2 आई है। फिर इसका यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। ठीक है, हमें जब भी क्वेश्चन करना होता है तो एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए, उसके बाद एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। इसने कहा कि दोनों साथ मिलके 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन तक जब काम करेंगे तो आप कितना करेंगे? 3 रोटी ये खाता है, 2 ये खाता है। तो जब ये दोनों आएंगे तो 5 खाएंगे, और 2 दिन तक काम करेंगे तो मतलब 10 रोटी ये खा चुके हैं। 10 रोटी खा चुके हैं कितने में से? 36 में से। तो जो बचा हुआ कार्य कितना हुआ? तो आप कहेंगे बचा कार्य, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है? 36 में से 10 तो कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क है 26। तो इसने पूछा कि अगर इस काम को बी अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। टाइम की बात करता हूं तो जब भी किसी का टाइम निकालना होता है, जो भी काम कराना होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी नीचे लिखी जाएगी। बी से कराना है तो बी की एफिशिएंसी नीचे लिखूंगा। तो इसको जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 13 डेज। आसान क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया है, अगर आपको रिवीजन करना है तब। अदरवाइज आपने खुद क्या होगा तो 2 सेकंड में हो जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी है 7 माइनस 4√3। तो बताना है x प्लस 1/x क्या होगा। देखो डिटेल में बता देता हूं एक बार, लेकिन जल्दी कैसे करना है बता देता हूं। अगर आपने देखा कि x की वैल्यू दी हुई है 7 माइनस 4√3, तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करना, ये क्वेश्चन खास तरीके के होते हैं। नोटिस करने वाली बात ये है कि जैसे ये 7 लिखा है तो 7 का स्क्वायर करूंगा तो आप क्या कहेंगे? 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4√3 का स्क्वायर जब करूंगा तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। √3 का स्क्वायर होगा 3, और इसकी मल्टीप्लाई होके आएगा 48। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर 49 है और इस वाली टर्म का स्क्वायर 48 है। 49 और 48, इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है। ये क्वेश्चन में आपको नोटिस करने वाली बात है, ये पहचानना है क्वेश्चन को, कि जब x की वैल्यू आपको दी गई है 1 का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर का डिफरेंस 1 अगर है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा यहां पे देखेंगे। अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो मैं कहूंगा 1 प्लस एक्स जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। ये कैसे आया है? इसको रैशनलाइज करके आया है। इतना लेंथी प्रोसेस हम नहीं करेंगे, याद रखेंगे जब इसका और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x का उल्टा 1/x, तो इसका उल्टा मतलब माइनस की जगह प्लस कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये इधर से जुड़ेगा तो x प्लस 1/x हो जाएगा, और जोड़ने पे ये से माइनस हो जाएगा तो 7 और 7 जुड़ के कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि x प्लस 1/x कितना होगा, तो आंसर होगा 14। ध्यान रखेंगे। अगर मैं कहूं कि आपसे ये पूछा होता कि x माइनस 1/x कितना हो, तब आप कहेंगे इसका आंसर होगा 8√3। तो ये कैसे आया इसको बता रहा हूं अभी फटाफट से। क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे करना है वो समझ लेंगे एक बार। अगर आपको x की वैल्यू ऐसे दे दी है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर आपको प्लस वाला पूछा है तो 7 का डबल कर देंगे, 7 का डबल। अगर माइनस में पूछा होता तो इसका डबल कर देंगे,
अगर पूछा होता तब आंसर क्या होता, 8√3 होता। अगर ये माइनस पूछा होता। आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से एसएससी में पूछा हुआ है। अलजेब्रा से कह सकते हैं आप इसको, है सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहे। इसने कहा 2p डिवाइड में पी स्क्वायर माइनस 2p+1, अगर 1/4 है, p जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये इसने कंडीशन रख दी है। हमने कहा हम लेंगे ही नहीं जीरो, कोई बात नहीं। तो इसने कहा कि ठीक है मत लेना, p को जीरो मत ले लेना बस। तो p+1/p कितना होगा? ये खास तरीके का क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे? अगर मेरे सामने ये नंबर लिखा है तो मैं एक बार इसको उल्टा कर देता हूं। उल्टा करने का क्या मतलब हो? आप कहेंगे p² माइनस 2p+1। इसको तो मैंने लिख दिया ऊपर, तो नीचे कितना आएगा? तो नीचे आएगा 2p, नीचे आएगा 2p। उल्टा कर दिया मैंने, तो आप कहेंगे ये भी तो उल्टा होगा फिर। तो ये उल्टा होगा, तो 4/1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4/1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब ऊपर कई सारी टर्म होती है, नीचे एक ही टर्म होती है, तो आप इसको अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसके बटे में आप इसको लिख सकते हो p² डिवाइड में कितना? 2p, माइनस ये कितना हो जाएगा? 2p और डिवाइड में 2p, प्लस इसके भी बटे में करूंगा 1/2p, और ये बराबर किसके है? 4 के है। तो आप यहां से कुछ चीजें देखेंगे, ये p से p² की एक पावर कट जाएगी, ये पूरा कट जाएगा, एक बचेगा यहां पर। तो मैं इसको लिख सकता हूं p/2 -1 प्लस 1/2p, और ये बराबर किसके है? 4 के है। इस एक को इधर ले आऊंगा तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि p/2 इसको इसको ले आऊंगा इधर में, सॉरी, इसको मैं क्या करूंगा, इस माइनस वाले वैल्यू को इधर ले आऊंगा, तो ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह लिख सकता हूं 5। तो आपने देखा p/2 प्लस 1/2p 5 के बराबर है। लेकिन हमसे तो p+1/p पूछा है, तो यहां से p कैसे बना सकते हो आप कहेंगे यहां से अगर p बनाना पड़ जाए तो मैं दोनों में सब में किसकी गुणा कर दूंगा? 2 की कर दूंगा। ध्यान से देखेंगे, यहां पर प्लस लगाऊंगा और इसमें क्या करूंगा? 2 की गुणा करूंगा, और सब में 2 की गुणा कर दूंगा। जब इससे इसको काटूंगा तो कितना बचेगा? p प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 1/p, और 5 गुणा 2 10। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1/p कितना हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। p+1/p इक्वल हो जाएगा 10 के। नहीं समझ में आया है? एक बार वीडियो को दोबारा करके देखना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछना, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन वहीं पे आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण सिंपल इंटरेस्ट की दर से कौन सी धनराशि, कितना पैसा 5 वर्षों में 520 हो जाता है और 7 वर्षों में 568 हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने कुछ पैसा जमा कराया, तो वो जो पैसा है वो 5 साल में कितना हो जाता है? वो 5 साल में क्या हो जाता है? वो 5 साल में हो जाता है कितना? 5 साल में हो जाता है 520, 520 हो जाता है। और यही पैसा जो था ये 7 साल में, 7 का मतलब है आगे 2 साल और अगर लगाएं तो ये पैसा हो जाता है कितना? 568 हो जाता है, 568 हो जाता है। तो अब आप यहां पे मुझे एक बात बताइए, ये बात आप मुझे बताइए कि 2 साल में यहां पर कितना इंटरेस्ट मिला है? तो आप कहेंगे 520 से 568 हुआ है, तो 2 साल में जो इंटरेस्ट जुड़ा है वो जुड़ा है 48 रुपए का। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है जब तक कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना किया गया हो। सिंपल इंटरेस्ट की यही खास बात है कि हर साल आपको बराबर ब्याज मिलता रहेगा। अगर मैं 2 साल की बात करता हूं, 2 साल जो है वो 48 के इक्वल के बराबर है, तो जो एक साल में कितना पैसा मिलेगा? तो एक साल मतलब 2 से जाके डिवाइड करूंगा, तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहां पे दिखेगा, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 24 के। और एक साल का ब्याज अगर 24 है तो हर साल 24 रुपए का ब्याज ही आपको मिलेगा। तो इस आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में कितना आ गया होगा फिर यहां पर? जब एक साल में 24 रुपए का ब्याज मिलता है, तो यहां पर 5 साल में जो ब्याज मिला होगा 24 गुणा 5, यानी कि 120 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर ऐड हुआ है। 120 रुपए का इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो आप कहेंगे यहां पे जो भी पैसा जमा हुआ होगा उसमें 120 रुपए का ब्याज जुड़ करके 520 हुआ है। तो ये तो आपको पता चल गया कि पैसा कितना जमा कराया था? 400। क्योंकि 400 में जब आप 120 ऐड करेंगे तभी तो ये 520 होगा।
ये क्वेश्चन का आंसर है कि प्रिंसिपल जो है कितना होगा, प्रिंसिपल 400 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। ये कुछ इस तरीके का कि आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कराया, आप बैंक में जाते हो 5 साल बाद, आपने पूछा मेरे खाते में कितने रुपए हैं, उन्होंने कहा 520 रुपीज है। आपको ये नहीं पता कि आपने कितने जमा कराए थे। फिर आपने कहा कि मेरे खाते में कितने पैसे जमा कराए थे, वो कह रहे हमें नहीं पता, आपके खाते में अभी 520 रुपए है 5 साल के बाद। आपने कहा चलो ठीक है रखो, मैं 2 साल बाद फिर आऊंगा। 2 साल बाद आए तो 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में जो पैसा हो चुका है वो हो चुका है 568। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, यहां से यहां का गैप भी पता है और यहां से यहां का इंटरेस्ट भी पता है। 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिला है 48, तो 1 साल का मिलता है 24 रुपए, यहां से पता चल गया। 1 साल का जब 24 रुपए ब्याज मिलता है तो यहां से यहां तो 5 साल लगे थे, 24 गुना 5 120, मतलब यहां से यहां जो ब्याज जुड़ा है वो 120 रुपए जुड़ा होगा। तो 400 रुपए आपने खाते में जमा कराया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 400। लेकिन एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए तो आप क्या आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 12 क्वेश्चंस। जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो आपको कैसे लगी है प्लीज कमेंट करके बताना, अच्छी लगी है तो शेयर करना, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।